गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटिकल एटलस। शतरंज में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वह नहीं होता जो सबसे तेज चलता है, बल्कि वह होता है जो अपने प्रतिद्वंदी को यह विश्वास दिला दे कि खेल अभी भी उसके नियंत्रण में है। लेकिन इतिहास गवाह है, जिस दिन मोहरे यह समझ जाते हैं कि राजा की हर चाल सिर्फ राजा को बचाने के लिए है, उस दिन पूरी बिसात बदलने में देर नहीं लगती। और आज पीओके की कहानी ठीक उसी मोड़ पर हमें खड़ी हुई दिखाई देती है। पिछले भाग में हमने देखा कि पीओके की सड़कों पर उठी आवाज अब केवल स्थानीय विरोध की नहीं रह गई थी। चुनाव हो चुके थे, लेकिन चुनाव परिणाम शांत नहीं रह सके। सरकार ने कहा कि लोकतंत्र ने अपना काम कर दिया है, जबकि विरोध करने वाले समूहों ने कहा कि लोकतंत्र केवल मतदान नहीं, भरोसा भी होता है, और जब भरोसा टूट जाए तो चुनाव का परिणाम भी सवालों के घेरे में आ जाता है। पहले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन असली खेल चुनाव के बाद शुरू हुआ, क्योंकि शतरंज में भी सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब पहली चाल चली जाती है, बल्कि वह होता है जब खिलाड़ी को यह तय करना पड़ता है कि अब बचाव करे या हमला। इस्लामाबाद ने सबसे पहले सुरक्षा की बिसात बिछानी शुरू की। रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त रेंजर्स और सुरक्षा बल संवेदनशील इलाकों में भेजे गए, मुख्य सड़कों पर निगरानी बढ़ाई गई, कई इलाकों में तलाशी अभियान चलाए गए। प्रशासन का कहना था कि उसका उद्देश्य केवल हिंसा रोकना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, लेकिन विरोध कर रहे संगठनों का आरोप था कि यह कार्रवाई केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विरोध की आवाज को नियंत्रित करने की कोशिश भी है। यहीं से लड़ाई शुरू होती है, सड़क बनाम सरकार की, बल्कि विश्वास बनाम नियंत्रण की लड़ाई हो गई। अब सवाल केवल यह नहीं था कि कितने लोग सड़कों पर हैं, सवाल यह था कि सरकार अपने ही नागरिकों को किस नजर से देख रही है। अगर नागरिक प्रदर्शनकारी बन जाए तो क्या वह दुश्मन बन जाता है, या फिर लोकतंत्र में वही सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला नागरिक होता है। यही वह बिंदु है जहां हर सरकार की परीक्षा शुरू होती है, और पाकिस्तान की परीक्षा भी यहीं से शुरू हुई। चुनावी हिंसा और उसके बाद हुई झड़पों को लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आए। सरकारी दावों और स्वतंत्र रिपोर्ट में अंतर दिखाई दिया। कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में 30 से अधिक लोग मारे जाने के दावे सामने आए, जबकि सरकारी पक्ष ने इसमें कम संख्या बताई और सुरक्षा बलों के हताहत होने की भी जानकारी दी। यही विरोधाभास बताता है कि यह संघर्ष केवल जमीन पर नहीं, बल्कि सूचना के स्तर पर भी लड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस संघर्ष में मौतों की संख्या भी विवाद बन जाए, वहां हर आंकड़ा अपने आप में एक राजनीतिक बयान बन जाता है। और फिर पाकिस्तान ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। विदेशी पत्रकारों के लिए रिपोर्टिंग गाइडलाइन जारी की गई। अब बड़े शहरों से बाहर जाकर रिपोर्टिंग करना पहले जितना आसान नहीं रहा। कई जगह पहले अनुमति लेना जरूरी हो गया। इसके साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की पहुंच सीमित किए जाने की खबरें भी सामने आई। सरकार का कहना था कि गलत सूचना और हिंसा भड़काने वाली सामग्री को रोकना आवश्यक है, लेकिन आलोचकों ने कहा कि जब कैमरे सीमित कर दिए जाते हैं तो दुनिया केवल वही देखती है जो सत्ता दिखाना चाहती है। यानी शतरंज की बिसात पर अब एक नया मोहरा उतर चुका था, सूचना। अब लड़ाई केवल सड़कों पर नहीं, स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही थी। एक वीडियो, एक तस्वीर, एक लाइव प्रसारण पूरे नैरेटिव को बदल सकता था। यही वजह थी कि सोशल मीडिया भी इस संघर्ष का हिस्सा बन गया। हर वायरल वीडियो, हर दावा, हर जवाब एक नई चाल बन चुका था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा खिलाड़ी भी था जो दिखाई कम देता था, लेकिन उसके फैसले बहुत दूर तक असर डालते थे। वह खिलाड़ी है अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक दबाव झेल रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार की चिंता, महंगाई, आईएमएफ की शर्तें, ऊर्जा संकट, इन सब के बीच अगर किसी क्षेत्र में लगातार अस्थिरता बनी रहे तो उसका असर केवल राजनीति पर नहीं पड़ता, बल्कि निवेश पर भी पड़ता है। और निवेश किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का वह वजीर होता है जो एक बार बोर्ड से हट जाए तो पूरा खेल धीमा पड़ जाता है। यहां से चीन की चिंता शुरू होती है। चीन के लिए पाकिस्तान केवल एक मित्र देश नहीं, बल्कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाओं में से एक का साझेदार भी है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी केवल सड़क नहीं, यह चीन की पश्चिमी रणनीति का हिस्सा है। यह अरब सागर तक पहुंच का रास्ता है, यह ऊर्जा आपूर्ति का विकल्प है, यह निवेश का नेटवर्क है। लेकिन हर कॉरिडोर सबसे पहले स्थिरता मांगता है। अगर रास्ते के आसपास लगातार तनाव रहे तो सुरक्षा की लागत बढ़ती है, बीमा महंगा होता है, निवेशक सतर्क हो जाते हैं और परियोजनाओं की रफ्तार भी प्रभावित हो सकती है। यानी पीओके में उठी एक चिंगारी इस्लामाबाद से आगे बीजिंग तक पहुंच सकती है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल पहलू है, क्योंकि अब यह केवल एक क्षेत्र का विरोध नहीं रहा,
अब यह उस गलियारे की सुरक्षा पर भी प्रश्न बन चुका है जिसमें अरबों डॉलर का निवेश जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या चीन सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान पर दबाव डालेगा या फिर हमेशा की तरह बंद कमरों में बातचीत करेगा? यही वह सवाल है जिसका जवाब अभी दुनिया तलाश रही है। और इसी बीच एक और खिलाड़ी चुपचाप अपनी अगली चाल की गणना कर रहा है, भारत। शतरंज में कभी कभी सबसे बड़ी चाल वह होती है जो चली ही नहीं जाती। खिलाड़ी बस अपने प्रतिद्वंदी को देखता रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कई बार विरोधी अपनी सबसे बड़ी गलती खुद कर देता है। और इस समय भारत की स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। नई दिल्ली इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। भारत के लिए पीओके केवल एक पड़ोसी क्षेत्र नहीं है। भारत का आधिकारिक रुख वर्षों से यह रहा है कि जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के नियंत्रण वाला क्षेत्र भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में जब पीओके से विरोध प्रदर्शन, चुनावी विवाद, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और मीडिया प्रतिबंध जैसी खबरें सामने आती हैं तो भारत के पुराने दावों की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा मिलती है। लेकिन भारत के सामने भी एक दुविधा है। अगर वह बहुत आक्रामक बयान देता है तो पाकिस्तान इसे अपनी घरेलू मामलों में हस्तक्षेप बताने की कोशिश करेगा, और अगर वह पूरी तरह चुप रहता है तो एक कूटनीतिक अवसर भी हाथ से निकल सकता है। यानी शतरंज में भारत इस समय वजीर को आगे नहीं बढ़ा रहा, वह पहले विरोधी राजा की अगली चाल पढ़ रहा है। अब जरा पाकिस्तान की घरेलू राजनीति को देखिए, क्योंकि हर आंदोलन सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ा जाता। कुछ लड़ाइयां संसद के भीतर लड़ी जाती हैं, कुछ अदालतों में और कुछ सोशल मीडिया पर। आज पाकिस्तान की राजनीति कई हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ सत्तारूढ़ गठबंधन है, दूसरी तरफ विपक्ष है और तीसरी तरफ वे लोग हैं जो किसी दल से नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दों से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि पीओके का मुद्दा केवल क्षेत्रीय नहीं रहा, उसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई देने लगी है। अब एक ऐसा नाम जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है, इमरान खान। इमरान खान जेल में है, लेकिन उसकी पार्टी का राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। उनके समर्थक लगातार सरकार की आलोचना करते रहे हैं। हालांकि पीओके के आंदोलन को सीधे उनकी पार्टी से जोड़ने का ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर देश में सरकार विरोधी माहौल बनता है तो विपक्ष उसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। यही लोकतांत्रिक राजनीति का स्वाभाविक नियम भी है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो अक्सर दिखाई नहीं देता, लेकिन हर संकट में सबसे पहले डरता है, निवेशक। जब किसी क्षेत्र में लगातार विरोध, सुरक्षा बलों की तैनाती, इंटरनेट बंदी और राजनीतिक अनिश्चितता की खबरें आती हैं तो सबसे पहले निवेशक जोखिम का आकलन करते हैं। यही कारण है कि जियोपॉलिटिक्स केवल सेनाओं का खेल नहीं, पूंजी का खेल भी है। अगर पूंजी को लगता है कि भविष्य अनिश्चित है तो वह नई परियोजनाओं को धीमा कर देती है, और यही बात सीपीईसी पर भी लागू होती है। यह कहना सही नहीं होगा कि सीपीईसी रुक गया है, लेकिन यह कहना भी उतना ही सही है कि किसी भी बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट के लिए स्थिर माहौल सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। और अब एक और दिलचस्प प्रश्न, अमेरिका कहां है? अगर पीओके इतना बड़ा मुद्दा बन गया तो वाशिंगटन की आवाज अपेक्षाकृत शांत क्यों है? इसका उत्तर जियोपॉलिटिक्स में छिपा है। इस समय अमेरिका की प्राथमिकताओं में यूक्रेन, मध्य पूर्व, हिंद प्रशांत और चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अधिक प्रमुख है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह दक्षिण एशिया को नहीं देख रहा, बल्कि यह है कि उसकी प्राथमिकताओं की सूची में कई दूसरे संकट पहले मौजूद हैं। यानी शतरंज की इस बाजी में अमेरिका भी दर्शक की भूमिका में अधिक दिखाई देता है, प्रत्यक्ष खिलाड़ी की नहीं। लेकिन इतिहास बताता है कि कभी कभी दर्शक आखिरी चाल पर ही ताली नहीं बजाता, वह खेल का नियम भी बदल सकता है। अब एक तुलना जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार होती रही है, और आज पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वह सीमा की लड़ाई लड़ रहा है या अपने ही घर के भीतर भरोसे की? अब जरा पूरी तस्वीर को ऊपर से देखिए। पिछले 2 महीनों में पीओके की घटनाओं ने केवल स्थानीय प्रशासन को नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूरे सत्ता तंत्र को चुनौती दी है, क्योंकि यह आंदोलन केवल एक मांग का आंदोलन नहीं था। इसे महंगाई का मुद्दा भी जुड़ा, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतों का सवाल भी जुड़ा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी जुड़ा और चुनाव के बाद पारदर्शिता पर उठे सवाल भी। यानी कई अलग अलग असंतोष एक ही मंच पर दिखाई देने लगे। यही किसी भी सरकार के लिए सबसे कठिन स्थिति होती है। अब सोचिए, अगर विरोध केवल एक संगठन करता तो शायद उसे अलग थलग किया जा सकता था, लेकिन जब अलग अलग वर्ग अलग अलग कारणों से एक जैसी नाराजगी व्यक्त करने लगे तो समस्या केवल कानून व्यवस्था की नहीं रहती, वह शासन की चुनौती बन जाती है। यही पाकिस्तान की सेना की भूमिका बदलती दिखाई देती है। सामान्य परिस्थितियों में सेना का काम बाहरी सुरक्षा माना जाता है, लेकिन जब आंतरिक तनाव बढ़ता है तो सुरक्षा बलों को कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी लगाया जाता है। यहीं से आलोचना भी शुरू होती है। एक पक्ष कहता है कि राज्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह जरूरी है, दूसरा पक्ष कहता है राजनीतिक समस्या का समाधान केवल सुरक्षा बल नहीं हो सकते। यानी राजा ने हाथी को आगे बढ़ा दिया, लेकिन खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या पाकिस्तान की मीडिया नीति दुनिया की नजरों में उसकी छवि को प्रभावित कर सकती है? उत्तर है हाँ। आज की दुनिया में किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि केवल उसकी अर्थव्यवस्था या सेना से तय नहीं होती, यह भी देखा जाता है कि वह आलोचना को कैसे संभालता है।
विदेशी पत्रकारों के लिए नया नियम, कुछ मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी, इन सब ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और प्रेस स्वतंत्रता पर नजर रखने वाले समूहों का ध्यान भी आकर्षित किया है। यानी अब यह केवल पीओके की कहानी नहीं रही, यह शासन शैली की भी कहानी बन गई है। लेकिन शतरंज में हर चाल का जवाब होता है। अगर पाकिस्तान का तर्क है कि सुरक्षा सर्वोपरि है, तो आलोचक कहते हैं कि सुरक्षा और पारदर्शिता साथ साथ चलनी चाहिए। यह बहस आने वाले समय में और तेज हो सकती है। अब सबसे बड़ा भू राजनीतिक प्रश्न, क्या पीओके की यह अस्थिरता चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को प्रभावित करेगी? दोनों देशों के रणनीतिक संबंध बहुत गहरे हैं, इसलिए किसी एक घटना से उनके रिश्तों में अचानक बदलाव की संभावना कम मानी जाती है। लेकिन अगर अस्थिरता लंबी चली तो चीन स्वाभाविक रूप से अपने निवेश और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क होगा। यानी दोस्ती बनी रहेगी, लेकिन सुरक्षा की शर्तें और कड़ी हो सकती हैं। अब भारत के सामने अवसर क्या है? भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर सैन्य नहीं, कूटनीतिक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीओके में लोकतांत्रिक अधिकारों, पारदर्शिता और नागरिक स्वतंत्रताओं पर चर्चा बढ़ती है तो भारत अपने पुराने रूप को अधिक मजबूती से रख सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी जोखिम भी है। अगर पाकिस्तान आंतरिक दबाव से निकलने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश करे तो पूरी स्थिति बदल सकती है। इसलिए भारत के लिए धैर्य और सतर्कता दोनों समान रूप से आवश्यक है। अब आखिरी सवाल, आगे क्या होगा? 3 संभावनाएं सबसे अधिक दिखाई देती है। पहली, सरकार बातचीत का रास्ता अपनाए, कुछ मांगों पर समझौता हो और धीरे धीरे तनाव कम हो जाए। दूसरी, सुरक्षा कार्रवाई और सख्त हो, जिससे विरोध कुछ समय दब जाए लेकिन असंतोष बना रहे। तीसरी, आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और स्थानीय असंतोष तीनों मिलकर एक लंबा गतिरोध पैदा कर दें। और जियोपॉलिटिक्स में सबसे महंगा युद्ध वही होता है जो आधिकारिक रूप से शुरू भी नहीं होता और खत्म भी नहीं होता। यही कारण है कि आज पीओके सिर्फ नक्शे का हिस्सा नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की रणनीतिक शतरंज का वह खाना बन चुका है जहां हर चाल भारत को भी प्रभावित करती है, पाकिस्तान को भी, चीन को भी और पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर करती है कि आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की दिशा क्या होगी। और शायद ये पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष है, शतरंज में जीत हमेशा उस खिलाड़ी की नहीं होती जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो। जीत अक्सर उसकी होती है जिसके पास अपने मोहरे का भरोसा बचा रह जाए। और आज पीओके के बिसात पर सबसे बड़ी लड़ाई जमीन की नहीं, भरोसे की है। यही भरोसा तय करेगा कि अगली चाल इतिहास लिखेगा या इतिहास दोहराया जाएगा। आज के इस भाग में इतना ही। कल तीसरे भाग में हम पाकिस्तान के अंदरूनी स्थिति और पाकिस्तान के साथ साथ पूरे साउथ एशिया की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।